द्रोणाचार्य लॉ क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल लॉ में हमने एक्स्ट्राडिशन पढ़ा था। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक एक्स्ट्राडिशन से बिल्कुल अपोजिट है, असाइलम। असाइलम का हिंदी मीनिंग होता है आश्रय। जिसको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि इसका अपोजिट क्या है। एक्स्ट्राडिशन ये प्रोसीजर है कि कोई भी एक पर्सन क्राइम करके दूसरे कंट्री चला जाता है। अपने कंट्री में क्राइम कर रहा है और क्राइम करके जा रहा है दूसरे कंट्री में। अब उस दूसरे कंट्री में जाने के बाद उसको जो वापस लाने का प्रोसीजर है अपने कंट्री में, वो तो होता है एक्स्ट्राडिशन। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि यदि एक्स्ट्राडिट करने के लिए यदि कोई कंट्री मना कर दे, जिस कंट्री में वो गया है या जहाँ उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जैसे ही वो कंट्री मना कर देती है वैसे ही वहाँ पर क्या आ जाता है, असाइलम आ जाता है। कि मतलब उस कंट्री ने उसको क्या कर दिया है, आश्रय दे दिया है, सिक्योरिटी दे दी है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्यों मना करेगा कोई भी कंट्री एक्स्ट्राडिट करने के लिए किसी भी पर्सन को। एक्स्ट्राडिशन डिपेंड करता है ट्रीटी के ऊपर। दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल ट्रीटी होती है कि यदि किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन यदि क्राइम करता है और करके दूसरे कंट्री चला जाता है, तो दूसरे कंट्री की लाइबिलिटी है कि उस क्रिमिनल को वापस क्या करेगा, उसके कंट्री में भेजेगा। और सेम चीज़ फर्स्ट वाले कंट्री पर भी एप्लीकेबल होती है कि इसके यहाँ से कोई क्राइम करके इस कंट्री में आता है, तो इसकी भी लाइबिलिटी है कि वो उसको रिटर्न करे क्रिमिनल को। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये कि असाइलम वहाँ मिलता है जहाँ पर क्या नहीं है, ट्रीटी नहीं होती है। यदि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है, तो दूसरे कंट्री के पास में ऑप्शन है कि वो उसको एक्स्ट्राडिट करने के लिए क्या कर सकता है, मना कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया है और दूसरा कंट्री है इंग्लैंड। इंडिया से ए पर्सन क्राइम करके जाता है इंग्लैंड। अब जब इंडिया से रिक्वेस्ट करती है इंग्लैंड से कि ए को वापस कर दिया जाए, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या नहीं है, एक्स्ट्राडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है, तो अब इंग्लैंड के पास में ये ऑप्शन है, ये इसके पास में ऑप्शन जाता है कि ये मना करेगा या फिर इस पर्सन को क्या कर देगा, एक्स्ट्राडिट कर देगा। एक्स्ट्राडिट कर देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब वो मना कर देता है तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को क्या कर रहा है, असाइलम दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है एक तरह से। तो अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर असाइलम का कंसेप्ट क्यों डाला गया है या फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या असाइलम किसी का राइट बनता है या इसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन कहाँ पे दे रखी है? UDHR, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948। ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक कन्वेंशन है जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। तो इसका आर्टिकल 14 जो है वो ये बात करता है कि कोई भी पर्सन यदि क्राइम करके किसी और कंट्री में चला जाता है तो उसको वहाँ पर असाइलम का राइट मिलेगा। मिल सकता है। तो यहाँ से असाइलम को क्या मिली है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिली है कि यदि कोई पर्सन जा रहा है, क्रिमिनल है, तो भी उसको क्या मिलेगा, दूसरे कंट्री के अंदर सिक्योरिटी मिल सकती है। आर्टिकल 14 उसकी बात करता है UDHR का। ठीक है, अब इसको ह्यूमन राइट के अंदर क्यों डाला गया है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो आगे जाके पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं अपने कंट्री के, और वो जाके दूसरे कंट्री के अंदर असाइलम ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या है, वो सिक्योर हो जाते हैं। जब उस कंट्री की सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है
तो वो वापस आकर के अपने कंट्री को संभाल सकते हैं या फिर उसको अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट को और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्स्ट्राडिशन के यदि हम एक्सेप्शन देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन हम किन किन क्रिमिनल्स का नहीं करवा सकते, तो हमने उसके अंदर 3 कैटेगरी दे रखी है। पहली कैटेगरी ये है कि हम कोई भी पॉलिटिकल क्रिमिनल है उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं करवाते हैं। दूसरा है रिलीजियस कोई क्रिमिनल है तो उसका भी एक्स्ट्राडिशन हम नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा है यदि कोई मिलिट्री से रिलेटेड क्रिमिनल है तो उसका भी हम क्या नहीं करवा सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन नहीं करवा सकते। तो वही जो 3 कैटेगरी है पॉलिटिकल क्रिमिनल वाली, फर्स्ट वन, सेकंड रिलीजियस और थर्ड वन है मिलिट्री। इन तीनों कैटेगरी वाले पर्सन्स को ही क्या है, असाइलम मिल सकता है। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन और असाइलम एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो जो एक्स्ट्राडिशन के एक्सेप्शन है वो इसके क्या है, वैलिड पॉइंट है। तो इन तीनों कैटेगरी का क्या करवाया जा सकता है, इनको किसी भी कंट्री के अंदर असाइलम मिल सकता है। अब असाइलम कितने तरीके का हो सकता है, तो असाइलम के 2 काइंड्स हैं। पहला काइंड है टेरिटोरियल असाइलम, और दूसरा काइंड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। पहली कैटेगरी है टेरिटोरियल असाइलम। उसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री अपनी जो टेरिटरी है, जो उसकी लैंड टेरिटरी है, उसके अंदर अंदर ही किसी पर्सन को क्या करता है, आश्रय देता है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर इसका कैसा जुरिस्डिक्शन होता है, एब्सोल्यूट और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पर उसकी सॉवरेनिटी चलती है, तो वो जैसा चाहे वैसा वहाँ उस किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, आश्रय दे सकता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाला असाइलम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब जो दूसरा काइंड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, इसका मतलब ये है कि जो असाइलम वो किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करवा रहा है वो अपनी टेरिटरी से बियॉन्ड जा करके प्रोवाइड कर पाएगा। तो अब टेरिटरी से बियॉन्ड कैसे जाएगा, तो इसके कुछ काइंड हैं। पहला इसका पॉइंट है असाइलम इन एम्बेसी। असाइलम इन एम्बेसी, इसको एग्जांपल से समझना है कि इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है यूएसए में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में। मतलब कि मोस्ट ऑफ कंट्री में क्या होता है, दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज बनी रहती है। उन एम्बेसी का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि वहाँ पर उनके डिप्लोमेटिक एजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्री है जहाँ पर एम्बेसी स्टेबलाइज है, वहाँ पर जो सिटीजन्स रहते हैं इंडिया के या किसी और कंट्री के, तो उनसे रिलेटेड जो अफेयर्स हैं उनको देखने का काम होता है एम्बेसीज का। तो अब किसी भी पर्सन को असाइलम चाहिए होता है तो वो डिमांड कर सकता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। कैसे, जैसे इंडिया का कोई क्रिमिनल है, क्राइम करके वो चला गया है यूएसए। अब यूएसए के अंदर जाकर के वो इंग्लैंड से क्या कर रहा है, असाइलम मांग रहा है कि मुझे आप क्या करो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम दो। अब वो न तो इंडिया में है न इंग्लैंड में है, वो है कहाँ पर, यूएसए में। लेकिन यूएसए में जो इंग्लैंड की एम्बेसी है उसके अंदर इंग्लैंड उसको क्या करवा सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है असाइलम। तो एम्बेसी के अंदर, किसी भी कंट्री की एम्बेसी के अंदर असाइलम दिया जा सकता है और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। दूसरा है असाइलम ऑन वॉरशिप्स।
जो भी वॉरशिप्स होते हैं, मतलब कि जो युद्ध करने वाले जहाज होते हैं किसी भी कंट्री के, उसके ऊपर भी पर्सन को क्या दिया जा सकता है, असाइलम दिया जा सकता है। ठीक है, लास्ट वन है असाइलम ऑन मर्चेंट शिप। मर्चेंट शिप्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को असाइलम दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि जिस कंट्री की वो क्या है, शिप है। यदि वो कंट्री अलाउ करती है तो वो उसको क्या, उस पर्सन को उस शिप के ऊपर असाइलम दे सकते हैं। ऐसे ही सेम मर्चेंट वाले जो भी शिप हैं उनके ऊपर भी किसी भी पर्सन को असाइलम दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो है असाइलम के काइंड्स, टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अब असाइलम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो केस है वो है इंडिया से रिलेटेड ही मैं आपको केस बताऊंगी। 1955 के अंदर दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने। ये बेसिकली बिलोंग करते थे चाइना से, लेकिन चाइना के साथ में इनका क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, किसी भी वैचारिक मतभेद हो गए। इस वजह से इन्होंने और इनके जो अनुयायी हैं उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया में आकर के क्या मांगा, असाइलम मांगा। जब इंडिया से असाइलम डिमांड किया गया तो इंडिया ने क्या कर दिया, दलाई लामा और उनके जो अनुयायी थे उनको असाइलम दे दिया। जब से ये असाइलम दिया गया है दलाई लामा को, तब से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट आया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि असाइलम को रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन वो थ्योरेटिकली ठीक लगती है। यदि हम उसको प्रैक्टिकली कभी भी एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं तो कंट्रीज़ के बीच में क्या आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स होने लग जाते हैं। और वो डिस्प्यूट ऐसे नहीं होते कि वो खुल के एक दूसरे को बताते हैं, वो कोल्ड वॉर की तरह चलते हैं। फिर जैसे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अभी भी सही नहीं है, और उसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि दलाई लामा को यहाँ पर क्या दिया गया था, असाइलम दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि असाइलम यदि कोई कंट्री किसी क्रिमिनल को प्रोवाइड करवाता है तो उसको कैसे लेना चाहिए, फ्रेंडली वे में लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उस कंट्री की क्या जा रहे हो, अगेंस्ट में जा रहे हो। इसीलिए सामने वाला कंट्री इस बात पर क्या मान सकता है, बुरा मान सकता है, क्योंकि आप उसके क्रिमिनल को वापस भेज नहीं रहे हो और उल्टा उसको क्या कर रहे हो, अपने यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हो। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा टॉपिक ठीक नहीं लगता है। थ्योरेटिकल पार्ट ठीक है कि असाइलम दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन राइट की बात होती है वहाँ पर असाइलम भी नेसेसरी हो जाता है। और ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइजेशन UDHR 1948 के थ्रू मिली हुई है। तो इस टॉपिक में हमने असाइलम तो डिस्कस किया, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूँगी, रिफ्यूजी। क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन, असाइलम और रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। असाइलम का मतलब होता है आश्रय। इनके जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि असाइलम किसको मिलता है, क्रिमिनल को मिलता है, जबकि रिफ्यूजी कौन होते हैं, शरणार्थी, जो किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर के शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है, अब उनके वहाँ शिफ्ट होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि कंट्री में जो उनकी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। जैसे अभी इसका रिसेंट एग्जांपल है अफगानिस्तान वाला। क्योंकि वहाँ के हालात अभी ख़राब है, वहाँ पर पूरी तरह से जो कंट्रोल चल रहा है वो तालिबानियों का है। तो वहाँ से जो रहने वाले वहाँ के जो सिटीजन है वो क्या कर रहे हैं, मूव करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। तो दूसरे कंट्री में जब वो जाते हैं तो वो किस तरह से जा रहे हैं, शरणार्थियों की तरह ही जाते हैं। ठीक है, उनको हम असाइलम उस तरह से आश्रय नहीं दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिफ्यूजी है। कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर भी रोहिंग्या जो मुसलमान थे वो भी शरणार्थी की तरह आए थे, तो इंडिया ने उनको भी शरण दी थी।
तो इस तरह से यदि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको क्या दिया जाता है, शरणार्थी की तरह अपनी कंट्री के अंदर रख सकते हैं, और वो या तो टेम्परेरी होता है या फिर परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि असाइलम क्या होता है, रिफ्यूज़ी क्या होता है, और एक्स्ट्राडिशन और असाइलम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे वीडियो बनाने के लिए सजेशन भी दे सकते हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.